नमस्कार साथियों। प्रस्तुत है हिंदी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा 1931 में रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 16वां भाग। वकील साहब ने मुंह सिकोड़कर पहलू बदला और बोले, मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है। कोई चीज़ हजम ही नहीं होती। दूध भी हजम नहीं होता। चाय को लोग न जाने कितने शौक से पीते हैं। मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है। पीते ही बदन में ऐठन सी होने लगती है और आंखों में चिंगारियाँ सी निकलने लगती है। रमा ने कहा, आपने हाजमा की कोई दवा की? वकील साहब ने अरुचि के भाव से कहा, दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। इन वेद और डॉक्टरों से ज़्यादा बेसमझ आदमी संसार में न मिलेंगे। किसी में निदान की शक्ति नहीं। दो वेदों दो डॉक्टरों के निदान कभी न मिलेंगे। लक्षण वही हैं, पर एक वेद रक्त दोष बतलाता है, दूसरा पित्त दोष। एक डॉक्टर फेफड़े का सूजन बतलाता है, दूसरा आमाशय का विकार। बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्दयता से रोगियों की गर्दन पर छुरी चलाई जाती है। इन डॉक्टरों ने मुझे तो अब तक जहन्नुम पहुंचा दिया होता, पर मैं उनके पंजे से निकल भागा। योगाभ्यास की बड़ी प्रशंसा सुनता हूं, पर कोई ऐसे महात्मा नहीं मिलते जिनसे कुछ सीख सकूं। किताबों के आधार पर कोई क्रिया करने से लाभ के बदले हानि होने का डर रहता है। यहाँ तो आरोग्य शास्त्र का खंडन हो रहा था। उधर दोनों महिलाओं में प्रगाढ़ स्नेह की बातें हो रही थी। रतन ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पतिदेव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर्य हुआ होगा। जालपा को आश्चर्य ही नहीं, भ्रम भी हुआ था। बोली, वकील साहब का दूसरा विवाह है? रतन, हाँ, अभी 5 ही बरस हुए हैं। इनकी पहली स्त्री को मरे 35 वर्ष हो गए हैं। उस समय इनकी अवस्था कुल 25 साल की थी। लोगों ने समझाया दूसरा विवाह कर लो, पर इनके एक लड़का हो चुका था। विवाह करने से इनकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे। मगर आज 5 वर्ष हुए, जवान बेटे का देहांत हो गया, जब विवाह करना आवश्यक हो गया। मेरे माँ बाप ने थे, मामा जी ने मेरा पालन किया था। कह नहीं सकती इनसे कुछ ले लिया या इनकी सज्जनता पर मुग्ध हो गई। मैं तो समझती हूँ ईश्वर की यही इच्छा थी, लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी होती चली जाती हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि तुम्हें संतान नहीं हो सकती। बहन, मुझे तो संतान की लालसा नहीं है, लेकिन मेरे पति मेरी दशा को देखकर बहुत दुखी रहते हैं। मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ। आज ईश्वर मुझे एक संतान दे दे तो इनके सारे रोग भाग जाएंगे। कितना चाहती हूँ कि दुबली हो जाऊँ। गर्म पानी के टब से स्नान करती हूँ, रोज पैदल घूमने जाती हूँ, घी दूध कम खाती हूँ, भोजन आधा कर दिया। जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ, फिर भी दिन दिन मोटी ही होती जाती हूँ। कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। जालपा, वकील साहब तुमसे चिढ़ते होंगे। रतन, नहीं बहन, बिल्कुल नहीं। भूलकर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की। उनके मुँह से कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती। पर मैं जानती हूँ यह चिंता उन्हें मारे डालती है। अपना कोई बस नहीं है। क्या करूं? मैं जितना चाहूं खर्च करूं, जैसे चाहूं रहूं। कभी नहीं बोलते। जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं। समझाती हूं, अब तुम्हें वकालत करने की क्या ज़रूरत है? आराम क्यों नहीं करते? पर इनसे घर बैठे रहा नहीं जाता। केवल 2 चपातियों से नाता है। बहुत जिद की तो 2-4 दाने अंगूर खा लेते हैं। मुझे तो उन पर दया आती है। अपने से जहाँ तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ। आखिर वह मेरे लिए ही तो अपनी जान खपा रहे हैं। जालपा, ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए। यहाँ तो एक स्त्री मरी नहीं कि दूसरा विवाह हो जाता है। 30 साल अकेले रहना सबका काम नहीं है। रतन, हाँ बहन, हैं देवता ही। अब भी कभी उस स्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं। तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी। देखने में जितने कठोर मालूम होते हैं, भीतर से उनका हृदय उतना ही नरम है। कितने ही अनाथों, विधवाओं और गरीबों के महीने बांध रखे हैं। तुम्हारा वह कंगन तो बहुत सुंदर है। जालपा, हाँ, बड़े अच्छे कारीगर का बनाया हुआ है। रतन, मैं तो यहाँ किसी को जानती ही नहीं। वकील साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की इच्छा नहीं होती। मामूली सुनारों से बनवाते डर लगता है, न जाने क्या मिला दे। तुम बाबू रमानाथ से मेरे लिए ऐसा एक जोड़ा कंगन बनवा दो। जालपा, देखिए पूछती हूँ। रतन, आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ। दिन भर अकेली पड़ी रहती हूँ। जी घबराया करता है, किसके पास जाऊँ? किसी से परिचय नहीं, और न मेरा मन ही चाहता कि किसी के पास जाऊँ। 2-1 महिलाओं को बुलाया, उनके घर गई, चाहा कि उनसे बहनापा जोड़ लूं, लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर ही रहना अच्छा मालूम हुआ। मुझसे उधार रुपये ले गई और आज तक दे रही हैं। श्रृंगार की चीज़ों पर मैंने उनसे इतना प्रेम देखा कि कहते लज्जा आती है। तुम घड़ी आधा घड़ी के लिए रोज चली आया करो बहन। जालपा, वाह, इससे अच्छा और क्या होगा। रतन, मैं मोटर भेज दिया करूंगी। जालपा, क्या ज़रूरत है, तांगे तो मिलते ही हैं। रतन, न जाने क्यों तुम्हें छोड़ने को जी नहीं चाहता। तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग्य सराहते होंगे। जालपा ने मुस्कुराकर कहा, भाग्य तो कहीं नहीं सहराते, गुड़ के जरूर पिलाते हैं। रतन, सच मुझे तो विश्वास नहीं आता। लो, वह भी आ गए।
पूछना ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे। जालपा रमा से, क्यों चरणदास से कहा जाए तो ऐसा कंगन कितने दिन में बना देंगे। रतन, ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है। रमा ने तत्परता से कहा, हाँ बना क्यों नहीं सकता, इससे बहुत अच्छा बना सकता है। रतन, इस जोड़े के लिए क्या लिए। जालपा, 800 के थे। रतन, कोई हरज नहीं, मगर बिल्कुल ऐसा ही हो, इसी नमूने का। रमा, हाँ हाँ बनवा दूंगा। रतन, मगर भाई अभी मेरे पास रुपये नहीं है। रुपये के मामले में पुरुष महिलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता। वह कह भी क्या सकता है, इस वक्त मेरे सामने रुपये नहीं है। वह मर जाएगा पर यह उज्र न करेगा। वह कर्ज लेगा, दूसरों की खुशामद करेगा, पर स्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा। रुपयों की चर्चा को ही वह तुच्छ समझता है। जालपा पति की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी, पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता। वह मन में मन डर रही थी, कहीं यह महाशय यह न कह बैठे। सर्राफ से पूछकर कहूँगा। उसका दिल धड़क रहा था। जब रमा ने वीरता से के साथ कहा, हाँ हाँ रुपये की कोई बात नहीं, जब चाहे दे दीजिएगा, तो वह खुश हो गई। रतन, तो कब तक आशा करूं। रामानाथ, मैं आज ही सर्राफ से कह दूंगा, तब भी 15 दिन तो लग ही जाएंगे। जालपा, अब की रविवार को मेरे ही घर चाय पीजिएगा। रतन ने निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और दोनों आदमी विदा हुए। घर पहुंचे तो शाम हो गई थी। रमेश बाबू बैठे हुए थे। जालपा तो तांगे से उतरकर अंदर चली गई। रमेश बाबू के पास रमा जाकर बोला, क्या आपको आए देर हुई। रमेश, नहीं अभी तो चला आ रहा हूँ। क्या वकील साहब के यहाँ गए थे। रमा, जी हाँ, 3 रुपये की चपत पड़ गई। रमेश, कोई हरज नहीं, यह रुपये वसूल हो जाएंगे। एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ। रमा, अब की बार इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ। रमेश, कहो तो मैं भी आ जाऊँ। जानते हो ना वकील साहब के एक भाई इंजीनियर हैं, मेरे एक साले बहुत दिनों से बेकार बैठे हैं। अगर वकील साहब उनकी सिफारिश कर दे तो गरीब को जगह मिल जाए। तुम जरा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना, बाकी और सब मैं कर लूँगा। पार्टी का इंतजाम ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि मेम साहब खुश हो जाएंगी। चाय के सेट, शीशे के रंगीन गुलदान और फानूस मैं ला दूंगा। कुर्सियाँ, मेजें, फर्श सब मेरे ऊपर छोड़ दो। न कुली की ज़रूरत न मजदूर की, उन्हें मूलचंद को रंगे दूंगा। रमानाथ, तब तो बड़ा मज़ा रहेगा। मैं तो बड़ी चिंता में पड़ा हुआ था। रमेश, चिंता की कोई बात नहीं है, उसी लोंडे को जोत दूंगा। कहूँगा जगह चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ, फिर देखना कहे दौड़ धूप करता है। रामानाथ, अभी 2-3 महीने हुए, आपने अपने साले को कहीं नौकर रखा हुआ है ना। रमेश, अभी 6 और बाकी हैं, पूरे 7 जीव हैं। जरा बैठ जाओ, जरूरी चीज़ों की सूची बना ली जाए। आज ही से दौड़ धूप स्टार्ट हो जाएगी, तब सब चीज़ें जुटा सकूंगा। और कितने मेहमान होंगे। रमानाथ, मेम साहब होंगी और शायद वकील साहब भी आएँ। रमेश, यह बहुत अच्छा किया, बहुत से आदमी हो जाते तो भंबड़ हो जाता है। हमें तो मेम साहब से काम है, ठलों की खुशामद करने से क्या फ़ायदा। दोनों आदमियों ने सूची तैयार की। रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू कर दिया। उनकी पहुंच अच्छे अच्छे घरों में थी। सजावट की अच्छी अच्छी चीज़ें बटोर लाए। सारा घर जगमगा उठा। दयानाथ भी इन तैयारियों में शरीक थे। चीज़ों को करीने से सजाना उनका काम था। कौन गमला कहाँ रखा जाए, कौन तस्वीर कहाँ लटकाई जाए, कौन सा गलीचा कहाँ बिछाया जाए, इन प्रश्नों पर तीनों मनुष्यों में घंटों वाद विवाद होता था। दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन्हीं कामों में जुट जाते थे। एक दिन इस बात पर बहस छिड़ गई कि कमरे में आईना कहाँ रखा जाए। दयानाथ कहते थे, इस कमरे में आईने की ज़रूरत ही नहीं, आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए। रमेश इसका विरोध कर रहे थे। रमा दुविधा में चुपचाप खड़ा था, न इसकी सी कह सकता था न उनकी सी। दयानाथ, मैंने सैकड़ों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं, कहीं आईना नहीं देखा। आईना श्रृंगार के कमरे में रहना चाहिए, यहाँ आईना रखना बेतुकी सी बात है। रमेश, मुझे सैकड़ों अंग्रेजों के कमरे को देखने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन 2-4 जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ था। फिर क्या यह जरूरी है कि इन जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें। हम अंग्रेज नहीं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं। यह तो हमारे बिगड़े हुए बाबुओं की सी बात कही, जो पहनावे में, कमरे की सजावट में, बोली में, चाय और शराब में, चीनी की प्यालियों में, गरज दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों का मुंह चिढ़ाते हैं। लेकिन जिन बातों में अंग्रेजों को अंग्रेज बना रखा है और जिनकी बदौलत वे दुनिया पर राज करते हैं, उनकी हवा तक नहीं छुपाती। क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का शौक चल रहा है। दयानाथ अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे। यह चाय पार्टी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी। अगर कुछ संतोष था तो ये कि 2-4 बड़े आदमियों से परिचय हो जाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोट नहीं पहना था। चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कदर न थी। कटोरा, कटोरी, गिलास, लोटा, तसला किसी से भी उन्हें आपत्ति न थी। लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़ी थी। बोले, हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में मेज़ें कुर्सियाँ नहीं होती, फर्श होता है,
आपने कुर्सी मेज लगाकर इसे अंग्रेजी ढंग तो बना दिया, अब आईने के लिए हिंदुस्तानियों की मिसाल दे रहे हैं। या तो हिंदुस्तानी रखिए या अंग्रेजी। यह क्या कि आधा तीतर आधा बटेर, कोट पतलून पर चौगोशिया टोपी तो नहीं अच्छी मालूम होती है। रमेश बाबू ने समझा था कि दयानाथ की जबान बंद हो जाएगी, लेकिन यह जवाब सुन तो चकरा गए। मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाई दिया तो बोले, आपने किसी अंग्रेज के कमरे में आईना नहीं देखा? भला ऐसे 10-5 अंग्रेजों के नाम तो बताइए। एक आपका वही क्रेंटा हेड क्लर्क है, उसके सिवा और किसी अंग्रेज के कमरे में तो शायद आपने कदम भी न रखा हो। उसी क्रेंटा को आपने अंग्रेजी रुचि का आदर्श समझ लिया। दयानाथ, यह तो आपकी जबान है, उसे क्रेंटा, चमरेशियन, पिलपिली जो कहे कहीं, लेकिन रंग को छोड़कर वह किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं, और उसके पहले तो यूरोपियन था। रमेश इसका कोई जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार द्वार पर आकर रुकी और रत्नाबाई उतरकर बरामदे में आई। तीनों आदमी चटपट बाहर निकल आए। रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालूम हुआ। डर रहा था कि कहीं कमरे में न चली आए, नहीं तो सारी कली खुल जाएगी। आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला, आइए, यह मेरे पिता है और यह मेरे दोस्त रमेश बाबू हैं। लेकिन इन दोनों सज्जनों ने न हाथ बढ़ाया और न ही अपनी जगह से हिले, शक पकाए से खड़े रहे। रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की जरूरत न समझी। दूर से ही उनको नमस्कार करके रमा से बोली, नहीं बैठूंगी, नहीं, इस वक्त फुर्सत नहीं है, आपसे कुछ कहना था। यह कहते हुए रमा के साथ मोटर तक आई और आहिस्ता से बोली, आपने सर्राफ से कह तो दिया था? रमा ने निसंकोच होकर कहा, जी हाँ, बना रहा है। रतन, उस दिन मैंने कहा था अभी रुपये न दे सकूंगी, पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो, इसलिए रुपये मंगवा लिए। 800 चाहिए न? जालपा ने कंगन के दाम 800 बताए थे। रमा चाहता तो इतने रुपये ले सकता था, पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए। ऐसी उदार निष्कपट रमणी के साथ वह विश्वासघात न कर सका। वह व्यापारियों से 2-2, 4-4 आने लेते जरा भी नहीं झिझकता था। वह जानता था कि वे सब भी ग्राहकों को उल्टे छुरे से मूंढते हैं। ऐसों के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मात्र भी संकोच न होता था, लेकिन इस देवी के साथ यह कपट व्यवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरूरत थी। कुछ सकुचाता हुआ बोला, क्या जालपा ने कंगन के दाम 800 बतलाए थे? उसे शायद यह याद नहीं रहा होगा, उसके कंगन 600 के थे। आप चाहे तो 800 का बनवा दूं? रतन, नहीं, मुझे तो वही पसंद है, आप 600 का ही बनवाइए। उसने मोटर पर से अपनी थैली उठाकर 100 के 6 नोट निकाले। रमन ने कहा, ऐसी जल्दी क्या थी, चीज़ तैयार हो जाती तब हिसाब हो जाता। रतन, मेरे पास रुपये खर्च हो जाते, इसलिए मैंने सोचा आपके सिर पर ला दूं। मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ, विलम्ब से मुझे उलझन होती है। यह कहकर वह मोटर पर बैठ गई। मोटर हवा हो गई। रमा संदूक में रुपये रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों वृद्धजनों में बातें होने लगी। रमेश, देखा? दयानाथ, जी हाँ, आंखें खुली हुई थी। अब मेरे घर में भी वही हवा आ रही है, ईश्वर ही बचावे। रमेश, बात तो ऐसी ही है, पर आजकल ऐसी ही औरतों का काम है। जरूरत पड़े तो कुछ मदद तो कर सकती हैं, बीमार पड़ जाओ तो डॉक्टर को तो बुला ला सकती हैं। यहाँ तो चाहे हम मर जाएं तब भी क्या मजाल की स्त्री घर से बाहर पाँव निकाले। दयानाथ, हमसे तो भाई यह अंग्रेजियत नहीं देखी जाती, क्या करे, संतान की ममता है, नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साफ कह दो, भैया अपना घर अलग लेकर रहो। आंख फटी, पीर गई। मुझे तो उन मर्दों पर क्रोध आता है जो स्त्रियों को यूं सिर चढ़ाते हैं। देख लेना, एक दिन यह औरत वकील साहब को दगा देगी। रमेश, महाशय, इस बात में मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। यह क्यों मान लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर ही बिगड़ी हुई है? मगर रमा को मानती बहुत है, रुपये न जाने किस लिए दिए हैं। दयानाथ, मुझे तो इसमें कुछ गोलमाल मालूम होता है। रमा, कहीं उससे भी कोई चाल न चल रहा हो। इसी समय रमा भीतर से निकल आ रहा था। अंतिम वाक्य उसके कान में पड़ गया। भौहीं चढ़ाकर बोला, जी हाँ, जरूर चल रहा हूँ चाल, उसे धोखा देकर रुपये ऐंठ रहा हूँ, यही तो मेरा पेशा है। दयानाथ ने झेपते हुए कहा, तो इतना बिगड़ते क्यों हो? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। रमनाथ, पक्का जालिया बना दिया है। क्या कहते हो आप? आपके दिल में ऐसा सुभाग क्यों आया? आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको यह ख्याल पैदा हुआ? मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ, जरा नई प्रथा के अनुसार चलता हूँ, इसके सिवा आपने मुझ में ऐसी कौन सी बुराई देखी? मैं जो कुछ खर्च करता हूँ ईमान से कमाकर खर्च करता हूँ। जिस दिन धोखे और फरेब की नौबत आएगी, जहर खाकर प्राण दे दूंगा। हाँ, यह बात है कि किसी को खर्च करने की तमीज होती है, किसी को नहीं होती। वह अपनी सद्बुद्धि है। अगर इसे आप धोखेबाजी समझे तो आपको अख्तियार है। जब आपकी तरफ से मेरे विषय में ऐसे संशय होने लगे तो मेरे लिए यही अच्छा है कि मुंह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाऊं। रमेश बाबू यहाँ मौजूद हैं, आप इनसे मेरे विषय में
जो कुछ चाहें पूछ सकते हैं, यह मेरे खातिर झूठ न बोलेंगे। सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानाथ को आश्वस्त कर दिया। बोले, जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा तुमने यह ढंग अख्तियार किया है, उसके पहले मैं मुंह में कालिख लगाकर निकल जाऊंगा। तुम्हारा बढ़ता हुआ खर्च देखकर मेरे मन में संदेह हुआ था। मैं ऐसे छिपाता नहीं हूँ, लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम्हारी नीयत साफ है तो मैं संतुष्ट हूँ। मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नीयत न बिगाड़े। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वह तुम्हें सत्य पथ पर रखे। रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा यह किस्सा तो हो चुका, अब यह बताओ उसने तुम्हें रुपये किस लिए दिए? मैं गिन रहा था, शायद 100 के थे। रमानाथ, ठग लाया हूँ। रमेश, मुझसे शरारत करोगे तो मार बैठूंगा। अगर जट ही लाए हो तो मैं तुम्हारी पीठ ठोकता हूँ। जीते रहो, खूब जटो, लेकिन आबरू पर आँच न आने पाए, किसी को कानो कान खबर न हो। ईश्वर से तो मैं डरता नहीं, वह जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे दूंगा, मगर आदमी से डरता हूँ। सच बताओ किस लिए रुपये दिए? कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर लेना। रामानाथ, जड़ाऊ कंगन बनवाने को कह गई है। रमेश, तो चलो मैं एक अच्छे शराब से बनवा दूं। यह झंझट तुमने बुरा मोल ले लिया। औरत का स्वभाव जानते नहीं, किसी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं है। तुम चाहे तो 2-4 रुपये अपने पास से ही खर्च कर दो, पर वह यही समझेंगी कि तुमने उन्हें लूट लिया है। नेक नामी तो शायद ही मिले, पर हाँ बदनामी जरूर मिल जाएगी। रामानाथ, आप मूर्ख स्त्रियों की बात कर रहे हैं। शिक्षित स्त्रियां ऐसी नहीं होती हैं। जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला, अभी तुम्हारी सहेली रतन आई थी। जालपा, सच? तब तो बड़ा गड़बड़ हुआ होगा, यहाँ कुछ तैयारी तो थी ही नहीं। रमानाथ, कुशल यही हुई कि कमरे में नहीं आई, कंगन के रुपये देने आई थी। तुमने शायद 800 रुपये बताए थे, मैंने 600 ले लिए। जालपा ने झेपते हुए कहा, मैंने तो दिल लगी की थी। जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी, लेकिन बहुत देर तक उसके मन में उथल पुथल होती रही। रमा ने अगर 800 रुपये ले लिए होते तो शायद उथल पुथल न होती, वह अपनी सफलता पर खुश होती। पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धि को जगा दिया था। वह पछता रही थी कि मैं व्यर्थ झूठ बोली। यह मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे, रतन भी मुझे कितनी बेईमान समझ रही होगी। 16वां भाग यहीं पर समाप्त होता है। इसी तरह के प्रसिद्ध उपन्यास सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।